जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और इस वीक में मार्केट ने बहुत बेहतरीन रिकवरी दिखाई है, जो कि लास्ट टाइम हमने आप लोगों को बता भी दिया था कि मार्केट के अब बुलिश हमारे पास इंडिकेटर्स ज़्यादा आ रहे हैं और अब ये लग ये रहा है कि हमारी मार्केट जो है यहाँ से परफॉर्म करेगी। ओवरऑल मार्केट ने इस वीक 2.5% 2.5% का इजाफा दिखाया है, विच इज़ गुड, वेरी गुड रिकवरी। और काफ़ी ज़बरदस्त स्टॉक्स ने परफॉर्म भी किया है। हमारी जो अपने एनालिसिस थे उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्म किया है, तो उसको हम थोड़ा सा रिव्यू भी करते हैं। अच्छा, पहले एक और अनाउंसमेंट करता चलूं कि जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो बैच है वो 2 स्लॉट्स हमारे फुल हो चुके में हैं। ये नेक्स्ट वीक के अंदर हम इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह बंद करने लगे हैं। तो आप लोग ने जितनी जल्दी इसको रजिस्टर करना है, बी पार्ट ऑफ द सरमाया कम्युनिटी। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं। कल को आप खुद भी एनालिसिस करना चाहो ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, तो आप खुद से भी कर सकते हैं, कमोडिटीज के ऊपर, फॉरेक्स के ऊपर, इवन इंटरनेशनल मार्केट्स के ऊपर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज आप खुद सीखें। दिस इज अ स्किल दैट इज मच नीडेड इन पाकिस्तान, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये सारी चीजें, कैपिटल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग काफी ज्यादा की जाती है। पाकिस्तान में कमी है थोड़ी सी, तो हमें ये मिलकर थोड़ा सा करना चाहिए। एंड ये स्किल एक ऐसी स्किल है जो कि आपके काम के साथ किसी भी टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। पार्ट टाइम इसके अंदर प्रोफेशन भी अपना सकते हैं, जॉब वगैरह भी इसके अंदर कर सकते हो। सो दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। चलें गेटिंग टू फराज भाई बताएं कैसे हैं, कैसी तबीयत आपकी, और थोड़ा सा रिव्यू भी दे दें हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ऑल गुड। मार्केट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमने हाईलाइट किया हुआ था पहले से ही कि जनवरी के मिड से फेब एंड तक मार्केट फ्रस्ट्रेट रही करेगी, आप लोगों को साइडवेज रहेगी। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 मार्च के बाद मार्केट में रैली शुरू हो, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है। और 7 मार्च के बाद परफॉर्मेंस मार्केट में बुल्स की तरफ से नजर आई, जो हम लास्ट 2-3 वीक से कहते हुए आ रहे हैं कि बुलिश इंडिकेशंस जो हैं वो ज़्यादा हो गई हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो सब सही चल रहा है। और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पिछले दिनों चार्ट्स दिखाए हैं। सबसे पहले केएसबी पंप्स ये लास्ट वीक की कॉल थी, इधर 154 155 पे कहा था कि बाय करें, और सीधा ये किया, उसी तरीके से परफॉर्म किया 174। सैयद फराज इक्विटीज में जिनके अकाउंट्स हैं वहां पे प्रीमियम कॉल की शक्ल में भी दी गई थी, 162 पे बाय कराया था, सेम डे 172 पे जाके इसकी टीपी हिट हो गई थी। इसके बाद नेशनल फूड्स, ये भी लास्ट वीक की हमारी कॉल थी। इससे पहले भी हमने एक कॉल दी थी अम, यहाँ पे 174 पे, और उसके बाद हमारा टारगेट 204 का था। दोबारा जब मार्केट साइडवेज होके कंसोलिडेट होके फिर बढ़ना शुरू हुई, फिर हमने दोबारा कॉल दी है 205 पे, और इसने अपने हाईज लगाना शुरू किए। और एग्जैक्टली उसी दिन सेम डे ये भी कॉल सैयद फराज इक्विटीज में, जो हमारे सिंपल क्लाइंट्स हैं, आपने अकाउंट ओपन करना है, sfel.pk पे जाएं, अकाउंट ओपन होगा और उसके बाद आप लोग ये कॉल्स ले सकते हैं। 205.10 पे कॉल दी गई, एंड देन उसी दिन सेम डे 222 की इसकी टारगेट्स हिट हुए। और इसके बाद जो कॉल थी एफएफएल, ये आप लोगों को याद हो, लास्ट मंथ फेब में हमने मिड ऑफ फेब 18 ऑफ फेब को कहा था कि यहाँ पे बाय करें, 14.84 पे था तो नीचे आएगा, यहाँ कहीं बाय करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि सीधा जो है वो बुलिश रैली की तरफ जाएगा। और हमने देखा कि आज इसकी क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 16.61 की आई है, तो 14.8 से 16.61 बहुत अच्छे गेन्स हैं। इसकी भी कॉल सैयद फराज इक्विटीज पे दी गई थी, 15.15 पे हमने बाय किया था, और राइट नाउ आज हमने जो हमारी इसके सेकंड टारगेट थे 16.6 के, वो हिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद पेल की कॉल दी गई थी, ये भी सेम डे 19-20 को दी गई थी, 39 और 40 के करीब था, यहाँ पे कहा था इसको बाय करें, और हमारा टारगेट 49 का था। और ये भी उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ 49 को जाके हिट किया। वंस अगेन सैयद फराज इक्विटीज पे ये रियल टाइम कॉल दी गई थी, और इसमें 41.95 पे बाय कॉल कराया था, और 49 ये सीधे सीधे 20% की गेन्स हैं। इसके बाद टीआरजी, अगर आप लोगों को याद हो कि जनवरी में मैंने कहा था कि 68 के ऊपर था, तो ये कहीं नीचे सपोर्ट जोन पे आए तो बाय करेंगे, मैं कॉल दूंगा और फिर उसके बाद हम इसको राइट करेंगे। और ये भी वैसे ही हुआ, पहले नीचे आया, उसी सपोर्ट को जाके इसने टेस्ट किया है, और सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद ये वाली कॉल भी सैयद फराज इक्विटीज पे दी गई, जहां पे 60.40 पे बाय कराया। ये अभी 10 मार्च को ही बाय कराया जब रैली शुरू होने वाली थी, और 67 के ऊपर जाके हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ विद इन नो टाइम, 3 to 4 डेज, और इसने अच्छे गेन्स दिखाए। फिर सुई नॉर्थ बुल्स एंड बियर्स में ये वाली कॉल यहाँ पे 100 के करीब दी गई थी, और कहा था कि ये इजीली जाके इस टारगेट को हिट करेगा 116 के करीब।
ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अभी 6 मार्च को कहा था और उसके बाद ये ऑलमोस्ट आई होप इंशाल्लाह मंडे को ये टारगेट हिट कर देगा, एंड देन क्लोजिंग अच्छी आ गई तो हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 139 तक भी इन अ लॉन्ग रन जाके कंटिन्यू करे। फिर एक बहुत बड़ा फेवरेट पैटर्न है जो एनालिस्ट को समझ नहीं आता, पढ़े लिखे एनालिस्ट समझ जाते हैं, बाकियों को नहीं आता। सो ये रिट्रेसमेंट जब होती है, इस पूरी रैली की इंटायर रैली थी 38 के करीब, जब भी आए 3850 गोल्डन पॉकेट कहलाई जाती है, इसके ऊपर आए तो बाय करना चाहिए, रिट्रेसमेंट्स होती हैं। सो यहाँ पे सजेस्ट किया गया था कि MH20 के करीब आए बाय करें और उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देखें। ये एग्जैक्टली उसी सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया और इसके बाद ये आज 26.5 के ऊपर खड़ा हुआ है। सो ये कुछ हाइलाइट्स थी हमारी तरफ से जो रिसेंटली हमने कॉल्स दी गई हैं, और जो फ्रस्ट्रेटिंग फेज था जिसमें हमने टॉपिक्स बता रहे थे साथ साथ, जो ट्रेड्स अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत सी ट्रेड्स हमारी फ्लोटिंग प्रॉफिट में चल रही हैं, स्टॉप लॉसेस हमारे कोई अभी खास हिट नहीं हुए, खास क्या हिट नहीं हुए। सो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। सो उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह की परफॉर्मेंस रहेगी। वो अभी हम 100 इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे और जब टॉपिक्स के ऊपर करेंगे तो डिटेल से फिर बात करते हैं। परफेक्ट हो गया। तो ये कॉल्स फराज भाई बहुत बेहतरीन है। इतना गेन्स इतने ज़बरदस्त आप टिप्स देते हैं। सो अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आप लोग ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हो, आप खुद सीखें कि किस तरीके से फराज कर रहे होते हैं। एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर बंदे को कि यार ये जो चीज़ें हम कर रहे होते हैं इसके पीछे साइंस क्या है। और जो लोग हमारी कम्युनिटी में ये कर चुके हैं, जो चीज़ें सीख चुके हैं, उसके रिजल्ट्स हम हर वीक ऑलमोस्ट दिखाते रहते हैं आप लोगों को, कम्युनिटी में भी, डिस्कॉर्ड पे भी। जब भी हमारे सेशंस होते हैं, बेहतरीन सेशंस होते हैं, बेहतरीन लोग प्रॉफिट्स बना रहे हैं, तो बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आप लोगों को बहुत फायदा होगा आगे जाके भी। चलें मूविंग ऑन टूवर्ड्स दिस वीक्स फंडामेंटल्स। थोड़ा सा हम इस वीक के अंदर जो हमारे डायनामिक्स हैं जो ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं, काफी बेहतरीन चल रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फूड एंड पर्सनल केयर के अंदर हमारा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वाला भी एक सेक्टर रह गया हुआ है, इसको भी हम आज एनालाइज करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट वीक के अंदर मैं थोड़ी बहुत चीजें देखी थी, डेवलपमेंट्स देखी थी, उसमें एक IMF ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि आप अपने गैस टैरिफ्स को थोड़ा सा बढ़ाएं, जो कि अभी 10% थोड़ा सा आपको जुलाई 2025 तक बढ़ेगा, फिर 15% अगले साल फरवरी तक और 20% अगस्त तक बढ़ेगा। और ये तकरीबन आपकी जो 6000 MMBTU तक आपकी प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाएगा। टेक्सटाइल की सेल्स आपकी पिछले महीने में देखा जाए तो 16% ऊपर थी। कॉटन की आउटपुट थोड़ी सी इस दफा कम रही है, जिसकी वजह से आपको कॉटन को इंपोर्ट करना पड़ा है। हाई फाइनेंसिंग भी ये टेक्सटाइल सेक्टर पूरा लेता है, तो लोअर इंटरेस्ट रेट थे, उसकी वजह से टेक्सटाइल जो है इसका थोड़ा सा फायदा उठा रहे हैं और इसकी बेस के ऊपर अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा रहे हैं, साथ से सेल्स भी बढ़ी है। फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन $3.1 बिलियन इस महीने आपकी फरवरी की भी आई हैं, विच इज अगेन स्पेक्टेकुलर, बहुत जबरदस्त है। जहां पे थोड़ा सा हमारे 1-2 महीने इंपोर्ट्स ज्यादा आई है, इंपोर्ट हमने ज्यादा किए हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा नेगेटिव वाली साइड पे गया था। दूसरी तरफ पे हमारी रेमिटेंसेस फरवरी में बहुत अच्छी आई है। ये चीज को ध्यान में रखें कि फरवरी का एक मंथ होता है जहां पे थोड़ी सी रेमिटेंसेस निस्बतन कम आती है, क्योंकि नया साल होता है तो जनवरी में पहले आ जाती है, दिसंबर में आ जाती है, लेकिन जनवरी से ऑनवर्ड्स फरवरी में थोड़ी सी निस्बतन कम होती है। तो $3.1 बिलियन के रेमिटेंसेस आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आगे जाके इंशाल्लाह और रेमिटेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर पिछले साल की निस्बत देखें तकरीबन 39% का इंक्रीज है। पॉलिसी रेट जो है अनचेंज रहा, उसकी रीजन यही थी कि आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो थोड़ा सा हमारा 2 महीने ज्यादा रहा है। तो सेंट्रल बैंक जो है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि यार ज्यादा प्रेशर ही ना पड़ जाए, हमारा इंपोर्ट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो हम इसको थोड़ा सा अभी के लिए रोक लें, तो दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस। ठीक है, तो ये सिनेरियो था पिछले मंथ के अंदर, पिछले वीक के अंदर। इस दफा के वीक के थोड़े से फंडामेंटल ज्यादा मैंने इस दफा कवर नहीं किए, थोड़ी बहुत चीजें कवर की हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व डिक्लाइन बाय 76 मिलियन टू तकरीबन 11.4 बिलियन, और इंपोर्ट कवरेज जो है तकरीबन अब 2.5 मंथ्स पे आ गई है। ये हमारे इस वीक के अंदर थोड़ी सी लोन की रीपेमेंट थोड़ी सी ज्यादा हुई है, करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा है, इसी वजह से सेंट्रल बैंक ने अगेन इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया था कि ज्यादा प्रेशर ना पड़े। थोड़ा सा हमारी इंपोर्ट कवरेज जो है वो थोड़ी सी बेहतर है। ठीक है, सीमेंट डिस्पैचेस इंक्रीज बाय 10% ईयर ऑन ईयर, और अगर ये देखा जाए तो हमारी जो लोकल सेल्स है उसमें तकरीबन 7% इंक्रीज आया है। और जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है, क्योंकि जो हमारा साउथ सदर्न रीजन के अंदर जो कुछ प्लांट्स हैं वो एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि DGKC, लकी सीमेंट इसी वजह से बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं कि इनकी एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। और ये हम बुल्स एंड बियर्स में मैं कई दफा एपिसोड में ये चीज कवर भी कर चुका हूँ। सो ओवरऑल 10% इंक्रीज सेल्स में नजर आया, मेनली एक्सपोर्ट की वजह से।
नेक्स्ट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ये डेफिसिट में आया सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, और उसकी लोन रीपेमेंट रीजन है करंट अकाउंट डेफिसिट भी है। तो अगेन जब थोड़ी सी तरक्की होती है तो हमारे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट थोड़ी सी बढ़ने शुरू हो जाती है। ये चीज हमें आगे जाके कंट्रोल करनी चाहिए, अभी बहुत बहुत ही लो है, लेकिन आगे इसको बहुत ज्यादा मजीद नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ता है तो अगेन थोड़ा सा प्रेशर हमारे यूएसडी पीकेआर पाकिस्तानी रुपी पे आता है। और तो पाकिस्तानी रुपी हमारे इस टाइम पे काफी अच्छी स्टेबल पोजीशन पे है, और आगे जाके भी जो हमारी जितनी लोन की रीपेमेंट्स हैं और जो रेमिटेंसेज आ रही हैं, तो हमारी काफी हद तक स्टेबल सिनेरियो, तो इतना घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास एलएसएम डिक्लाइन बाय 1.2% ईयर ऑन ईयर ड्यू टू फ्लैट ईयर ईयर टेक्सटाइल सेल्स एंड नेगेटिव ईयर ऑन ईयर सेल्स इन फूड सेगमेंट। सो ये मेजर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, काफी मेरे स्टूडेंट्स को भी पता, आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हमारा मैन्युफैक्चरर्स का बताता है कि इस टाइम में हमारी कितनी मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। पिछले एक साल की निस्बत देखा जाए तो ये तकरीबन 1.2% डिक्लाइन हुई है, और इसकी वजह जो है टेक्सटाइल के अंदर थोड़ी सी अब सेल्स फ्लैट हुई है। पिछले एक डेढ़ साल से काफी ठीक ठाक बढ़ रही थी, लेकिन हम क्योंकि लास्ट ईयर के साथ इसको कंपेयर करें तो अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा बेस इफेक्ट थोड़ा सा नीचे आएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये आप कह लो कि फ्लैट वाली साइड है। इतने फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी आगे भी इंशाल्लाह हमारे हालात इसमें बेहतर रहेंगे। सो ये थे कुछ हाइलाइट्स मेरे एंड पे फंडामेंटली वाइज। जी फराज भाई, बार मेरे थोड़ी सी मेरे इंडेक्स मेरे पर। मेरे एक दो क्वेश्चंस हैं आपकी इस जी प्रेजेंटेशन से। देखें, रेमिटेंस जो बढ़ी है, मेरे ख्याल में, मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है कि रमज़ान का महीना तो और ईद थी तो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बढ़ जाती हैं, ये सीज़न होता है। लेकिन हम कब तक रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट रहेंगे? और सेकेंडली जो हमारी इंपोर्ट बढ़ी और रिजर्व्स कम हुए हैं, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम कंसर्न करें कि यार अब यहाँ से जो है काम खराब होने लगा है, कि रिजर्व्स कम हो गए, इंपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, कैट के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा। सो कब ऐसा पॉइंट आएगा कि हम थोड़े से हमें अलार्मिंग सिचुएशन लगे? अभी तक तो ऑल गुड लग रहा है, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट है कि हम कहेंगे कि फंडामेंटल जो हैं अब वीक होना शुरू हो गए हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है, रेमिटेंसेस वाइज देखा जाए ना तो ये हर कंट्री की एक किस्म की बैकबोन होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ हम रेमिटेंसेस के ऊपर ही सिर्फ चलेंगे, या कब तक हम रेमिटेंसेस के ऊपर काम कर सकते हैं। देखिए, बात ये है कि रेमिटेंसेस सपोर्ट योर कंट्री अलॉट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बाहर जब पाकिस्तानी जाता है तो पाकिस्तानी यहाँ पे फैमिलीज के लिए भी पैसे भेजता है। दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं वो अपने मुल्क के अंदर पैसा इसलिए लेके आना चाहता है, या उस वक्त ज्यादा डालता है जब उसको थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आती है। तो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे 2-3 सालों से चल रही थी, बहुत ज्यादा थी, इस वजह से काफी ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा नहीं भेज रहा था, बाहर ही पार्क करके रख रहा था। उसको ये लग रहा था कि हमारा डॉलर पीकेआर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो पाकिस्तान में पैसा भेजा तो वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपी डेप्रिशिएट हुँ, हो जाएगा, हमारे पैसे डेप्रिशिएट हो बिल्कुल जाएंगे। ऐसे ही। जब जी, स्टेबिलिटी हुई तो उन्होंने पैसे ज्यादा भेजे, ठीक है। अगर इंडिया का देखा जाए, इंडिया भी काफी ठीक ठाक रेमिटेंसेस भेजता है, तो दिस इज वाई रेमिटेंसेस पूरी दुनिया के अंदर आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी बात यह कि इंपोर्ट की आपने बात की, इंपोर्ट जो हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल बैंक है, वो ये कह रही है कि हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि अगले एक साल के अंदर हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% ऑफ योर जीडीपी रहे, यानी कि वो नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं कि नेगेटिव हो भी जाए तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन 1% से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें अब आप हम खुद भी थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज कर सकते हैं, अभी तो मैंने कैलकुलेटर नहीं खोला हुआ, लेकिन जितनी जितनी आपकी जीडीपी है और उससे आप -1% कर लो डेफिसिट, तो इतना वो कह रहे हैं कि हम टारगेट में रखना चाहते हैं। इससे नीचे जाएगा तो फिर थोड़े से मसले स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम से 1% या आप 1.5 पे आए तो आप एकदम से कह दो कि बहुत ज्यादा हो गया। अगर 2 के पास चला जाना शुरू हो जाए फिर हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होना शुरू हो गया, जो कि पहले किसी जमाने में बहुत ज्यादा हमारे अफेक्ट करता था। तो आई थिंक ये एक सिचुएशन है विच वी हैव हमार टू। ये जब कैट की कंसर्निंग अब या बैरोमीटर्स हिट करेगा, अ, तो मेरे ख्याल कि आप तुम इंशाल्लाह ज़रूर बताएँगे बुल्स एंड बेयर्स में कि जब ये खराब होगा। बिल्कुल डेफिनेटली यही तो हम चीजें कवर करते हैं। आज भी एक क्रॉस लगाया बना उसके अंदर, ये 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के अंदर हो गया, लेकिन घबराने की इतनी बात नहीं है अभी। चलें, चलें, बस ये तसल्ली चाहिए थी फिलहाल। अच्छा, जिन लोगों ने अभी हमें देखना शुरू किया है, जॉइन कर किया है, तो हम लोग बताता चलूँ कि हम लोग उस टाइम बुलिश थे इस स्टॉक मार्केट में जिस टाइम पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हमने ये 100 ये
लोगों को अवेयरनेस देना शुरू की, स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पैसे बनाना शुरू किए। और 37-40,000 के करीब था जिस टाइम मैं कह रहा था कि यहाँ से ऐसी मार्केट बढ़ेगी कि लोगों को यकीन नहीं आएगा कि क्यों पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ऐसे परफॉर्म कर रही है। उसके बाद ये रैली कंटिन्यू रही, 65 के करीब बहुत से लोग कह रहे थे ये टॉप है। अगेन हमने एक और वीडियो की, कंसोलिडेशन है और फिर मार्केट दोबारा रैली करेगी, फिर मार्केट रैली करती गई। यहाँ पर आए 20 नवंबर के करीब मैंने एक बोला था कि करेक्शंस आती हैं इस तरह की मेजर, एक करेक्शन आई, उसमें लोगों को पहले से अवेयर कर दिया था। फिर आगे दिसंबर में भी ये वाली जो करेक्शन थी इसके बारे में बता दिया गया। फिर ये जो साइडवेज मार्केट हुई है पिछले 2 महीने से, इसके बारे में भी ये बोल दिया गया था कि यहाँ पे ये फ्रस्ट्रेटिंग फेज होगा। अगर फेब बुलिश हुआ भी, वो बहुत माइनर सा होगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जनवरी ऐसा था और फेब भी ऐसे ही रहा। उसके बाद फिर ये डेट के साथ बताया कि 7 मार्च के बाद मार्केट यहाँ से रैली करेगी, एंड देन 7 मार्च से एग्जैक्टली मार्केट ने परफॉर्म करना शुरू किया और दोबारा 1,12,000 से 1,19,000 के करीब चली गई विद इन 2 वीक्स, जो 7 मार्च की हमारी कॉल थी उसके बाद से। राइट नाउ जो सिनेरियो है, आज फ्राइडे को जब क्लोजिंग हुई है, ये ट्विज़र टॉप की तरह की फॉर्मेशन है। 2 टॉप्स 2 दिन कंसेक्यूटिव डेज हाईज इससे ब्रेक नहीं हुए, 2 ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक हुई है। सो ये थोड़ा सा अब मार्केट जो है यहाँ पे 3-4 दिन के लिए शायद साइडवेज होके आपको तंग करे, इसका ऐसा सिनेरियो हमने यहाँ पे देखा था जब लास्ट ईयर 2024 में फेब के करीब मार्केट ने जैसे ही कंसोलिडेशन टाइम पूरा किया, इसी तरीके से मार्केट ने रैली दिखाई 59,000 से 66,000। इसका मैं मैग्नीट्यूड उठाता हूँ और यहाँ पे लगता हूँ, तो देखिएगा कि सेम मैग्नीट्यूड है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकलती है, इस तरह की रैली शुरू होगी तो थोड़े दिनों के लिए साइडवेज हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ कहीं देखा। इस तरीके से 3-4 दिन ये फिर मार्केट परफॉर्म नहीं की। और अगर देखा जाए लॉजिकली भी आगे जो नेक्स्ट वीक है वो रोल ओवर वीक है और 4 दिन का वीक है, क्योंकि फ्राइडे जो मतलबेदा होगा शायद हमारी छुट्टी हो। और मुझे लग रहा है कि 4th या 5th को अब देखते हैं क्या स्केड्यूल आता है छुट्टियों का, तो दोबारा मार्केट 4th या 5th अप्रैल को ओपन होगी। तो ये जब लॉन्ग वेकेशंस आती हैं तो मार्केट हाइस के ऊपर शायद नहीं क्लोज होती, लोग अपने अपने प्रॉफिट्स को बुक करके साइड पे रख के जाते हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए लॉन्ग वीकेंड के ऊपर जिससे मार्केट जब दोबारा ओपन हो तो वो नीचे हो। तो ये मुझे लग रहा है कि इस वीक मार्केट जो है रोल ओवर वीक कराएगी, तो थोड़ी साइडवेज अगर बढ़ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम हैं ही बुलिश ट्रेंड के ऊपर, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सो जो भी शेयर्स आप लोगों के प्लान्स के साथ पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस, टीपीज या लॉन्ग रन के लिए, वो आपके पास होल्ड ही रहने चाहिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पास बुलिश इंडिकेशंस के जो वेट है, 3 बुलिश पॉइंट्स हैं, वो स्टिल उनका वेट ज़्यादा है, एक बेरिश इंडिकेशन आई है, दैट्स इट। उसके बाद ये जो 1,19,405 की रेजिस्टेंस लगी है, बनी है अभी जो 2 दिन में, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर इसके बाद मार्केट के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है टिल 125 या 128 तक। सो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल बहुत अच्छा महीना हो सकता है। सो ये ओवरऑल 100 इंडेक्स का है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो आपके स्टॉक्स ट्रेड प्लान्स जो आप लोगों को दिए जा रहे हैं हमारी तरफ से, या आप जैसे भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी ट्रेड आप ओपन करते होंगे जाहिर है किसी प्लान के तहत करते होंगे। सो उसकी रिस्क मैनेजमेंट रखें, उसका स्टॉप लॉस रखें और टीपी डिफाइन करें। प्रॉफिट्स बुक हो रहे हैं तो उसको करें। अगर आपके लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं तो वो तो फिर डेफिनेटली अभी हम एक बुलिश ट्रेंड को आगे विटनेस करेंगे इंशाल्लाह। सो मेरे ख्याल में तो मार्केट परफॉर्म करती रहेगी, सो उनको बेचने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। सो ओवरऑल मार्केट इज़ गुड। जहाँ नीचे करेक्शंस में अगर ये कहीं मुझे 1,15,800 या 1,15,000 पे दोबारा से मिलती है इन 2-3 दिन के अंदर, सो मैं डेफिनेटली बाइंग करके ईद की छुट्टियों में अपने स्टॉक्स लेके जाऊंगा। सो ये एक ओवरऑल व्यू है अमार 100 इंडेक्स का। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज़ आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड
please take the courses of Faraz and Amar, which are available at sarmaya.pk. इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है. So please do look at sarmaya.pk courses and become financially healthy. चलें, moving on towards our इस वीक का सेक्टर. अच्छा, उससे पहले मैं अपना पोर्टफोलियो का भी अपडेट दे देता हूँ. ऑलमोस्ट इट्स बीन 2 months, 3 months, और 3 months के अंदर जो मार्केट है तकरीबन अब उसने थोड़ा सा रिकवरी दिखाई है. 7.5% तक इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस हो चुकी है. ये आज का दिन मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, कल के दिन में मैंने अपडेट की थी. ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है, जो सारे स्टॉक्स है जिसके अंदर आपका ओजीडीसी वगैरह डिफेंसिव भी एंड सिक्लिकल्स को मिला के तकरीबन 10% की परफॉर्मेंस उसकी आ रही है, और सिक्लिकल्स तकरीबन 12.43% इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे नजर आ रही है. काफी जबरदस्त हम मार्केट को बीट कर रहे हैं माशाल्लाह. हमारे जो ऑलरेडी पिकिंग्स थी 2025 की, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल. और एक तो यहाँ पे मैं ये भी एक्सेल में मैं इसको थोड़ा सा अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन साथ साथ जो मुझे ज्यादा मजा आता है, जो कि मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि जर के प्लेटफॉर्म को यूज किया करें. इसमें एक्सेल में जहां पे मैं डिविडेंड्स भी हर वीक के अंदर में डाल रहा होता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो ये कितना मजेदार किस्म का हम पोर्टफोलियो ट्रैकर बना हुआ है. यहाँ पे देखो आप सरमाया ब्लू चिप्स का मॉडल, जो मैंने 2 मॉडल्स बनाए हुए हैं. सो यहाँ सरमाया ब्लू चिप्स हैं, वही सेम कंपनीज हैं. तकरीबन इन्होंने 9.5% परफॉर्मेंस मुझे दे दी है. और यहाँ पे ये डिविडेंड मुझे एक सेपरेटली बताता है कि मुझे कौन कौन सी कंपनी से मुझे डिविडेंड आया है. तो इस दफा आई थिंक कि डिविडेंड्स में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज का पे आउट मुझे रिसेंटली आया है. यूबीएल का मुझे आ चुका है, एयर लिंक का आया है, एफएफसी का आया है, मिजान बैंक का है और ओजीडीसी का. तो ये ऑलरेडी मुझे काफी बेहतरीन यहाँ पे डिविडेंड्स मुझे नजर आ रहे हैं. और इसके अलावा अगर ग्रोथ फंड में चले जाएं तो ग्रोथ फंड के अंदर मेरे पास जो कंपनीज हैं ये सारी ग्रोथ से रिलेटेड हैं, तो इसमें निस्बतन डिविडेंड्स कम मुझे मिलते हैं. लेकिन ओवरऑल इसका देखें आप परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त जा चुकी है. ऑलमोस्ट 15% की इसमें परफॉर्मेंस हो चुकी हुई है. जो मैंने 30 स्टॉक्स आपको एक्सेल में दिखाए थे या 2025 की पैकिंग्स मैंने शुरू में दिसंबर में बताई थी, उसमें से कुछ मैंने स्पेसिफिक इसमें से ली थी. इसमें से काफी बेहतरीन ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी है. वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक 61%. AHCL परफॉर्म कर चुका है, शिफा जो है 32% कर चुका है. काफी जबरदस्त इसमें ऑलरेडी परफॉर्मेंस आ चुकी हुई है. तो ये एनालिटिक्स आप खुद भी यूज कर सकते हैं. जैसे लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, एनालिटिक्स को यूज करता हूँ, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज मेरे पोर्टफोलियो ने पिछले 7 दिन के अंदर कितना परफॉर्म किया है और केएसए ने कितना किया. तो मेरे पोर्टफोलियो ने 4.41% किया है और केएसए ने तकरीबन 3% किया. तो ये एक तरीकेकार आप यूज कर सकते हैं फॉर योर पोर्टफोलियो ट्रैकर. और आई विल हाईली सजेस्ट कि इसको प्लान्स को आप लें ताकि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग से इसको भी इस्तेमाल कर सकें. अच्छा, मूविंग ऑन टूवर्ड्स आवर इस वीक का जो सेक्टर है, अगेन फूड वाला था और ये लास्ट हमारा इंशाल्लाह इस दफा सेक्टर होगा जो हमने फूड के ऊपर कर रहे हैं. नेक्स्ट ईद से ऑनवर्ड्स जो है मेरी कोशिश है कि आप हम कंपनी के एनालिसिस करने पे आ जाएं, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करें ताकि हमें समझ आ सके जो कंपनी हम पिक कर रहे हैं उसके पीछे साइंस क्या चल रही है, आगे जो है हालात कैसे हैं, अगले पूरे सालों के अंदर कौन कौन से सेक्टर ज्यादा बेहतरीन रह सकते हैं, कौन सी कंपनी ज्यादा जो है परफॉर्म करेंगी. तो वो सारी चीजें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. अच्छा, इस वीक के अंदर जो हमारी कंपनीज होंगी वो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स. और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमारी काफी ज्यादा कंपनीज मौजूद हैं. तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं. दिस इज अगेन अ ह्यूज पार्ट ऑफ फूड सेक्टर, और अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो आई थिंक ये मेजर कंपनीज आती हैं. इसमें यूनिलीवर वगैरह भी आता है, जिलेट वगैरह भी आते हैं. अच्छा, इसमें प्रोडक्ट्स की पहले सेगमेंट्स देख लेते हैं. नंबर 1 पर्सनल केयर एंड हाइजीन के अंदर टूथपेस्ट आती है, आपकी टूथब्रश आता है, माउथ वॉश आता है, शेविंग रेजर्स, ब्लेड्स, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, साबुन होता है, शैम्पू होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, डिओड्रेंट्स होती हैं. और इसमें जो कंपनीज ज्यादातर होती है वो आपकी कोलगेट है, बहुत मशहूर कंपनी है, अगेन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. 100x इसने परफॉर्मेंस दे दी हुई है पिछले 25 साल के अंदर. बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो 100x से ज्यादा परफॉर्मेंस दे दें. उसके बाद यूनिलीवर है, अगेन अ वेरी गुड कंपनी, इसने भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे चुकी हुई है ये. नेक्स्ट इज स्ट्रीट कॉर्पोरेशन, जिलेट है, फिर हमारे पास जिल लिमिटेड है, शील्ड है. बेबी एंड चाइल्ड केयर के अंदर हमारे बेबी डायपर्स, बेबी वाइप्स, पेसिफायर्स, फीडिंग एक्सेसरीज जो हैं, ये शील्ड की जो कंपनी हमारे लिस्टेड है वो इस चीज को कवर करती है. हाउस होल्ड एंड क्लीनिंग के अंदर डिटर्जेंट्स, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, सरफेस क्लीनर्स, डिसइंफेक्टेंट्स जो है ये आपकी कोलगेट एंड यूनिलीवर करती है, क्योंकि ये दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनीज है. मल्टीनेशनल कंपनीज अगेन ज्यादा सेगमेंट्स में डील करती है, तो आप इसमें देख रहे हो कि कितनी ज्यादा चीजें इसमें कवर हो रही हैं. फूड एंड बेवरेजेस में आपकी चाय, सॉसेस, सीजनिंग्स, आइसक्रीम एंड पॉप्सिकल्स, अदर एंड पैकेज फूड आइटम्स के अंदर अगेन
कोलगेट एंड यूनिलीवर आती हैं, तो ये बेहतरीन इसमें आपको इनका पोर्टफोलियो नजर आएगा। आगे भी जाके हम देख लेते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट सेगमेंट्स आप लोग जितना भी जो लोग नए आ रहे हैं, ये आप लोग प्रेजेंटेशन अपने पास लिख के रखें, क्योंकि चीजें आगे जाके बहुत काम आएंगी। कभी भी किसी कंपनी को आपने पढ़ना होगा, आप हमेशा रेफर कर सकते हो बुल्स एंड बियर्स पे वापस आके कि ये चीज हमने पढ़ी थी, इसमें क्या क्या चीजें प्रोडक्ट्स थी, क्या क्या चीजें बेची जाती हैं, कितना कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं जो कि ज्यादा आपके रॉ मटेरियल की प्राइसिंग को ऊपर कर देते हैं, व्हाट आर द डिपेंडेंसी, ये सारी चीजें आप वन बाय वन आके दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, अच्छा रॉ मटेरियल्स में आ जाते हैं। केमिकल्स के अंदर आपकी सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है, वो यूज होता है। ग्लाइसरीन आपकी यूज होती है, सोडियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल्स। तो ये सारी अगेन केमिकल्स में आती हैं। केमिकल इंडस्ट्री को हमने एक दफा कवर भी किया था और उसमें सारी चीजें यही चीजें बताई थी कि कौन कौन सी कंपनी इनमें से कौन कौन सी चीजें बेचती है। तो अगेन अगर आपने रॉ मटेरियल का अंदाजा लगाना है कि कितनी प्राइस ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, आप वो केमिकल सेक्टर में जाके वो कंपनीज को देख लें कि वो कंपनीज कौन कौन सी प्रोडक्ट बेचती है इनमें से। पैकेजिंग मटेरियल्स में प्लास्टिक रेजिन्स आता है, ये बॉटल्स के लिए, ट्यूब्स के लिए, कंटेनर्स के लिए यूज होता है। कार्डबोर्ड एंड पेपर के लिए, पैकेजिंग एंड कार्टन के लिए जो आपकी यूज होती है पैकेजिंग मटेरियल, वो सारी यूज होती है। एल्यूमिनियम जो है आपकी रेजर ब्लेड्स, पैकेजिंग फॉइल्स जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। ऑयल एंड फैट्स के अंदर पाम ऑयल एंड डेरिवेटिव्स आती हैं आपकी, कोकोनट ऑयल आता है, स्टीयरिक एसिड आता है। ये ज्यादातर हमारे कुछ जो है इंपोर्ट होते हैं, कुछ जो है यहाँ पे हम लोकली भी बनाते हैं। तो अगेन ये सारी चीजें ऑयल एंड फैट्स पे आती है। मेटल्स एंड अलॉयज में स्टेनलेस स्टील आ गया आपका, ब्लेड्स एंड शेविंग प्रोडक्ट्स के लिए। निकल एंड क्रोमियम कोटिंग्स आ गई। पॉलीमर्स एंड रबर के अंदर सिंथेटिक रबर आपका आता है फॉर टूथब्रशेस, बेबी प्रोडक्ट्स एंड रेजर्स के लिए। पॉलीप्रोपाइलीन एंड पॉलीएथिलीन फॉर पैकेजिंग एंड मोल्डेड प्रोडक्ट्स के लिए आता है आपका। फूड इंग्रेडिएंट्स के अंदर आपके टी लीव्स, जाहिर सी बात है चाय वगैरह बनाते हैं उसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके यूज होते हैं। स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, एमल्सिफायर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे आपके रॉ मटेरियल में यूज होते हैं। अच्छा वैल्यू, अब इसमें आते हैं वैल्यू चेन में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो पर्सनल केयर एंड हाइजीन के अंदर जो हमारी रॉ मटेरियल सोर्सिंग होती है, वो आपकी अगेन पहले सबसे पहले केमिकल्स यूज होते हैं, जिसमें आपके सारे इंग्रेडिएंट्स आते हैं। नेचुरल ऑयल होगा, पाम एंड कोकोनट वगैरह, पैकेजिंग मटेरियल वगैरह सारे आपके यूज होंगे। इसको लोकली हम सोर्स करते हैं। फिर अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर आपकी फॉर्मुलेशन प्रोसेसिंग होती है आपकी, फिर मोल्डिंग होती है, शेपिंग ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट्स लाइक जैसे कि टूथब्रश होती है, रेजर ब्लेड्स होती हैं, अगेन इनकी सैंपल्स बने होते हैं। सैंपल्स के अंदर सारी इनकी अगेन जो डिजाइनिंग होती है वो अगेन क्या हो रहा होता है कि मोल्डिंग हो रही होती है। ठीक है, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड रिगरस क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वो भी सारी आपकी इसमें शामिल होती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल के अंदर वेयर हाउसिंग में जाना, ई कॉमर्स में इसकी सेल होना, दराज के ऊपर काफी ज्यादा ये प्रोडक्ट सेल होती हैं। अवेलेबिलिटी इन सैलून्स में, बार्बर शॉप्स में, प्रोफेशनल ग्रूमिंग आउटलेट्स वगैरह सारी जो है इसके अंदर काफी ज्यादा यूज होती है। मार्केटिंग इन कंपनीज की बहुत ज्यादा होती है। अगर आप देखें तो एडवर्टाइजिंग बहुत की जाती है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर, फिर प्रमोशन, सीजनल डिस्काउंट्स वगैरह आपके यूज वगैरह सारे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेबी एंड चाइल्ड केयर के अंदर आपकी जो मेजर है वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स, यानी कि इसमें पल्प आता है, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स आते हैं डायपर्स के लिए। फिर नॉन वुमेन फैब्रिक्स आती हैं बेबी वाइप्स के लिए, मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन एंड प्लास्टिक ये यूज होता है। फ्रेग्रेंस एंड स्किन केयर फ्रेंडली लोशंस होते हैं, ये आपके यूज होते हैं। अगेन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाए तो फिर डायपर की प्रोडक्शन होती है, उसमें सबसे पहले लेयरिंग होती है, फिर अब्जॉर्प्शन, कोर इंटीग्रेशन होती है। जाहिर सी बात है मटेरियल को आप देखोगे किस तरीके से डिजाइन होता है। इलास्टिक फिटिंग फिर अगेन उसके अंदर की जाती है। फिर वाइप्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैब्रिक कटिंग होती है, इसमें लोशन इन्फ्यूजन होता है और पैकेजिंग होती है। फिर उसके बाद मोल्डिंग एंड असेंबलिंग पेसिफायर्स आपके फीडिंग एक्सेसरीज में यूज होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, अगेन ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों के लिए बनाया जाता है तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल जब तक आप मेंटेन नहीं करेंगे तो हाइजीन के हिसाब से वो अच्छी चीज नहीं होती और बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल के अंदर फिर आपके सुपरमार्केट्स, फार्मेसीज, बेबी स्टोर्स के अंदर इसको यूज किया जाता है। ई कॉमर्स पे अगेन इसकी सेल होती है, होलसेल के अंदर भी होती है। एंड सिमिलरली जैसे पहले हमने बात की कि इसकी एडवर्टाइजिंग वगैरह काफी हद तक इसकी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हाउस होल्ड एंड क्लीनिंग के अंदर हमारे पास आ जाए तो इसमें केमिकल्स काफी ज्यादा हमारे यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका फॉस्फेट्स आता है, एंजाइम्स आता है, ब्लीचिंग एजेंट्स आते हैं जो कि आपके लोकली और इंटरनेशनली भी बनाए जाते हैं। फिर फ्रेग्रेंसेस इसमें डाली जाती हैं। तो कभी आप देखो कि हमारे जो यहाँ पे क्लीनिंग के मटेरियल आप यूज कर रहे हो तो इसमें कभी कभार स्मेल भी अच्छी डाली होती है उन्होंने। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं, कलरेंट्स हैं इसमें ऐड होते हैं। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आपके प्लास्टिक बॉटल्स, पाउचेस वगैरह सारी यूज होती हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर आपके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है लिक्विड, पाउडर और जेल फॉर्मेशन के साथ। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स
फिलिंग, सीलिंग एंड लेबलिंग, ये सारी चीजें आपकी यूज होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल के लिए आपकी क्लीनिंग एफिशिएंसी, ये सारी अगेन यूज की जाती है। अगेन ये प्रोडक्ट्स आपकी ई कॉमर्स पे भी सेल होती है, सुपरमार्केट्स में सेल होती है, और हाउस होल्ड क्लीनिंग के अंदर आपकी यहाँ पे होटल्स भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल्स भी आ जाते हैं। तो इनमें एक इंडस्ट्री आपकी और बढ़ गई कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर, होटल्स के अंदर इन चीजों को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन के लिए अगेन टीवी वगैरह आपका यहाँ पे यूज होता है। फूड एंड बेवरेजेस, इसको छोड़ देते हैं, ये लास्ट टाइम भी एक दफा मैंने डिस्कस किया था, तो हम इसको खैर दोबारा नहीं देखते। दिस इज सेम टी, ये पहले हमने एक दफा देखा था, वो हमारे ड्रिंक्स के लिए था, यहाँ पे टी के लिए यूज होता है। खैर मैं थोड़ा सा कवर कर ही देता हूँ। टी लीव्स अगेन इसमें यूज होते हैं, स्पाइसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके यूज होते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह आपके यूज होते हैं, प्रिजर्वेशंस के अंदर आपके फ्लेवर एनहांसर्स, स्टेबलाइजर्स वगैरह यूज होते हैं, और फिर इसकी जो पैकेजिंग मटेरियल्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी कंपनी इस चीज को बना रही है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक, ग्लास, पेपर कार्टन वगैरह जाहिर सी बात है इसके लिए बनाए जाते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल के अंदर आपकी टी ड्राइंग होती है, यानी कि जो आपके चाय आती है उसको ड्राई किया जाता है। स्पाइस अगेन उसमें ऐड किए जाते हैं, सॉस ब्लेंडिंग होती है, डेयरी पैस्चराइजेशन होती है, फिर मिक्सिंग होती है, फ्रीजिंग होती है। आइसक्रीम के लिए जो आपकी फ्रीजिंग की जाती है, फिर पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह सारी होती है। फिर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सारी मार्केटिंग के अंदर होती है। होटल्स एंड केटरिंग सर्विसेज के अंदर भी फूड जहां पे आपकी सर्व होता है शादियों के अंदर, ये सारी चीजें वहां पे भी इसको किया जाता है। ठीक है, ब्रांडिंग के लिए अगेन टीवी वगैरह यहाँ पे यही चीज होती है। कंपनीज पे आ जाए, सबसे बड़ी इसमें कंपनी जो हमारे पास है कोलगेट है, 350 बिलियन की कंपनी है, वेरी बिग कंपनी। यूनिलीवर सेकंड नंबर पे आती है, 148 बिलियन की कंपनी है। ट्रीट कॉर्पोरेशन थर्ड पे, फिर जिलेट है, जिल लिमिटेड है, शील कॉर्पोरेशन है। अब इस पे वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले कोलगेट में आप देखो तो कोलगेट में मशहूर है सबसे ज्यादा, कोलगेट के हर बंदे को नाम इसका पता है। कोलगेट के टूथब्रश, टूथपेस्ट, माउथ वॉश वगैरह ये सारी आपकी अवेलेबल होती है, ये होम केयर के अंदर हमारी आती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है पर्सनल केयर में आपके शैम्पू हैं, ये भी काफी मशहूर है, पामोलिव के नेचुरल के शैम्पू वगैरह ये भी सारी कोलगेट बेचती है। फिर उसके बाद आपके जितने भी मॉइस्चराइजिंग ग्लो है, हाइड्रेटिंग ग्लो, रेडिएंट ग्लो, फ्लॉलेस ग्लो, ये सारी आपकी आती हैं। लिक्विड सोप के अंदर आपकी एलोवेरा आती है, आपकी पाल्मोलिव मिल्क एंड हनी आता है। एंटीबैक्टीरियल के भी कुछ इंग्रेडिएंट्स इनके शामिल हैं, प्रोडक्ट शामिल है। प्रोडक्ट सोप के अंदर आपके ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपको नजर आ रही हैं। फिर इसके बाद हम ये मैक्स में आते हैं, अगेन वेरी फेमस, काफी हद तक इसको लोग इस्तेमाल भी करते होंगे। तो ये जितनी भी आप देख रहे हो कि ये मैक्स से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही है, इसमें डिश वॉशर स्क्रब है, बार है, लिक्विड है, पेस्ट है, पाउडर है, ये सारी चीजें कोलगेट ही बेचता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप बोनस के जितने भी आप देखते हो, ये भी सारी कोलगेट की ही प्रोडक्ट्स हैं। तो अगेन ब्राइट की मैक्सिमम पावर, ब्राइट मशीन वॉश, एक्सप्रेस की जो है, बोनस की जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे कोलगेट के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यूनिलीवर के अंदर। यूनिलीवर के अंदर सबसे पहले आप देखो, ये भी अगेन बहुत मशहूर कंपनीज हैं। लक्स बहुत ज्यादा लोगों को पता है, लाइफ बॉय, क्लियर, डव, ग्लो एंड लवली, पॉन्ड, सनसिल्क एंड ट्रीसम जो है, ये सारी आपकी कंपनी आप देख सकते हो, काफी मशहूर नेम है ये सारे, ये सब के सब यूनिलीवर के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद होम केयर के अंदर आपके जो विम से रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं, अगेन ये मैक्स के साथ इसका कंपटीशन है, तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। सर्फ एक्सेल जो है यूनिलीवर बेचता है, डोमेक्स, सनलाइट जो है ये भी अगेन यूनिलीवर, इसमें आप देखते जाओगे कितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो यूनिलीवर इसमें कवर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे रफान, गैलोकोस डी, हेलमैंस, नॉर, रफान का यहाँ पे पड़ा है, वैसे रफान का लहदा शेयर भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ प्रोडक्ट्स इनकी भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आई थिंक रफान के अंदर यूनिलीवर की शायद थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट भी है। सो दिस इज अगेन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिलीवर। यूनिलीवर में आइसक्रीम आ जाए तो कोर्नेटो, मैग्नम, पैडल पॉप, वॉल्स, ये सारी जो है आपकी यूनिलीवर के अंदर आती है। फिर इसके बाद हम आते हैं ट्रीट के ऊपर। ट्रीट के अंदर हमारी शेविंग फॉर्म, ब्लेड्स, रेजर्स, सबा ब्यूटी सोप जो है ये एक छोटी कंपनी है, लेकिन ओवरऑल आप ट्रीट अगेन इज मोर फेमस फॉर इट्स ब्लेड्स। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ पे बना रही, कौन बनाता है, ट्रीट की कंपनी बनाती है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर आप करते जाओ, ये जो ओवरऑल यहाँ पे आपको रेवेन्यू ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, इसमें ब्लेड्स एंड रेजर्स हमारे सबसे ज्यादा सेल नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा भी ट्रीट की काफी ज्यादा और भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें बैटरी आती है, आपकी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आती हैं, ये भी कुछ ज्यादा डिलीवर कर रही है टूवर्ड्स ट्रीट की सेल्स। तो ट्रीट बैटरी भी इसमें शामिल होती है। इसमें अगर आप यहाँ पे देख लें तो ये डाइवो की बैटरी जो आपको नजर आ रही है, ये अगेन इज बिल्ड बाय ट्रीट। तो ट्रीट जो है इसके अंदर डीप साइकिल बैटरी रेंज बनाती है, अगेन बड़ी बैटरीज भी इसमें बनाई जाती है। फिर ट्रीट की कुछ बाइक्स भी हैं,
इसमें चिंची रिक्शा जो एक आता है वो भी अगेन ट्रीट बनाता है। तो अगेन आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिव के ऑटो वाली साइड पे भी ट्रीट की कुछ ना कुछ सेल्स यहाँ से भी आ रही होती है। फिर मेटल कंपोनेंट्स के अंदर लोड्स लिमिटेड जो है बेसिकली हमारे जो एग्जॉस्ट सिस्टम्स, रेडिएटर का कोर्स, रेडिएटर्स वगैरह ये सारी चीजें कवर करता है और उसको लोड्स को हमने सेपरेटली भी कवर किया हुआ। ठीक है। अच्छा, हेल्थ केयर में आता है रेनेकॉन फार्मा लिमिटेड जो है, ये एक फार्मा से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं, अगेन ट्रीट बेचता है। सो इसमें हमारे पास काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। साइट्रेट कॉन्सेंट्रेट आता है, हीमो डायलिसिस डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, हीमो डायलिसिस डिस्पोजेबल आती हैं, फिर आरओ प्लांट मिक्सर वगैरह आते हैं। ये सारी प्रोडक्ट्स वैसे मैंने लिखी हुई है, मैं फॉर टाइम पर्पसेस सबको पढ़ नहीं रहा, आप लोग इसको खुद देख भी सकते हो। इसमें एक हॉस्पिटल भी है, वो भी ये रन करते हैं, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल, तो ये भी सारी इनके अंदर आती है। ट्रीट पैकेजिंग के अंदर आ जाए तो बॉक्सेस वगैरह, कंटेनर्स, फाइबर बॉक्सिंग, ये भी ट्रीट अगेन बनाता है। तो पल्प एंड पेपर के अंदर भी इनका थोड़ा बहुत इसमें प्रोडक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जिलेट। जिलेट जो है काफी मशहूर है, जिलेट के जितने भी आप रेजर्स वगैरह हैं, ये काफी इसकी एड्स वगैरह भी देखते हैं। अगेन ये यही कंपनी बनाती है, GLPL के नाम से स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। शेविंग प्रिपरेशन के अंदर शेविंग फॉर्म्स, जेल्स, क्रीम्स वगैरह बनाते हैं। आफ्टर शेव्स के अंदर लोशंस हमारे यूज होते हैं। पोस्ट शेव्स के स्किन केयर वगैरह भी यहाँ पे भी यूज होता है। ठीक है, जिल लिमिटेड में आ जाए तो कैप्री, ओपल, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो कि साबुन वगैरह आपके बनते हैं। छोटी कंपनी है लेकिन अगेन इसकी भी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा बेबी केयर के अंदर इनके फीडर्स हैं, निपल्स हैं, निपल स्टीट्स जो है, जो फीड इसके अंदर बनाए जाते हैं, जो फीडर्स के यूज होते हैं वो सारे यही कंपनी बनाती है। डायपर्स अगेन ये बनाती है। एसेसरीज, टॉयलेटरीज जो है, ये सारी कंपनी यही बनाती है। सो ये शील्ड अगेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो है शील्ड के अंदर टूथपेस्ट भी आपकी आती है। ये जो प्रोडक्ट्स हैं आप देख रहे हो सामने, ये सारी कंपनी शील्ड ही रन करती है। तो अगेन इसमें टूथब्रशेस के अंदर आपकी स्मोकर्स, प्रोक्लीन, डिफरेंट किस्म के टूथब्रशेस वगैरह अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये दीज आर ऑल द कंपनीज। इसके बाद मार्केट डायनामिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले आप जेन में रखो कि जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उतनी ही ज्यादा इन कंपनी की डिमांड भी बढ़ती है। जाहिर सी बात है, जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि ज्यादातर जो क्लाइंट्स है वो ज्यादा ब्रांड्स की तरफ जाते हैं। तो ये जेन में रखिएगा, ब्रांड्स जितने अच्छा इसको मार्केट करेंगे, जितना प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचेंगे, ज्यादा कंपनीज उनके पास जाएंगे। डिमांड पर पर्सनल हाइजीन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब से कोविड गुजरा उसके बाद बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है हाइजीन के ऊपर। जितनी कंपनीज ज्यादा अच्छे तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करेंगी तो उनकी ही ज्यादा डिमांड क्रिएट होगी। एक दफा भी कोई इंसान कोई भी चीज यूज करता है, वो बीमार हो जाए, तो उसकी कोशिश होती है कि नेक्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को यूज ना किया जाए। तो अगेन क्वालिटी कंट्रोल इस सेक्टर के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रॉ मटेरियल के अंदर। इसकी डिपेंडेंसी है, जो खाने पीने की चीजें थी उसमें पाम ऑयल, केमिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर इसके बाद फ्राइट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये चीज को जेब में रखें। इसको देखने के लिए प्रॉफिट मार्जिन को देख लिया करो आप। ये देखा करें कि ओवरऑल इनमें से किस कंपनी के मार्जिन ज्यादा मेंटेन है, तो वो आगे जाके जो है इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा हर्ट नहीं उसको करेगी। फिर लोकल सोर्सिंग एंड इंपोर्ट डिपेंडेंसी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कितना आप सोर्स कर रहे हो। इंपोर्ट डिपेंडेंसी आपकी कितनी ज्यादा है, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी, ब्रांड स्ट्रेंथ, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ब्रांड लॉयल्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई अगर एक नई प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, वो कितना जल्दी आप उसको लेके इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर आप उसकी मार्केटिंग या प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज कैसे यूज कर रहे हैं। जितना आप ज्यादा इनोवेशन करोगे इन एडवर्टाइजिंग, उतनी ज्यादा कंपनी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है। सुपरमार्केट, फार्मेसीज, ई कॉमर्स, किराना स्टोर्स के अंदर आपकी जो रिटेल इसके अंदर यूज की जाती है, वो कितना आपकी मार्केटिंग अच्छी है, स्ट्रेटेजीज अच्छी है, तो वो सारी आपकी यहाँ भी यूज होंगी। ई कॉमर्स की ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपने देखना है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी आपने कंसिडर करना है। नेक्स्ट जो है फ्लक्चुएशन, फॉरेन एक्सचेंज, पाकिस्तानी यूएसडी पीकेआर का जो रेट है वो अगर ज्यादा बढ़ गया तो अगेन जो कंपनीज इंपोर्ट कर रही है वो ज्यादा उनकी मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें कंसिडर करना चाहिए। इन्फ्लेशन, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन कॉस्ट, तो इन्फ्लेशन, महंगाई जितनी बढ़ेगी तो उतना ही ज्यादा इनके भी कॉस्ट बढ़ेगी। इस सेक्टर को थोड़ा सा फायदा ये है कि ये नेसेसरी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो ये थोड़ा बहुत पास ऑन कर देते हैं अपना जो प्राइसेस हैं टुवर्ड्स कस्टमर्स। लेकिन यहाँ पे अगेन जो कंपटीशन है दैट इज वेरी टफ, तो कंपटीशन को भी आपको यहाँ पे ज़हन में रखना है। ठीक है, रेगुलेटरी एंड टैक्सेशन एनवायरमेंट्स की में आप ड्यूटीज, टैरिफ्स, ये इंपोर्ट्स के ऊपर
पड़ती हैं काफी ज्यादा। जब आपके कोविड के उसके बाद जब हमने 2022 के अंदर हमने इंपोर्ट्स को बंद किया था, तो अगेन जो कंपनी जिनके रॉ मटेरियल्स आने थे वो इंपोर्ट ना हो सके, तो उनके ऊपर हिट आई थी उस टाइम पे भी। और इन फ्यूचर भी आप जेन में रखो कि अगर कभी ऐसा मसला होता है तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन सा रॉ मटेरियल बेचती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन अगेन आपको ये कंसिडर करना चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन हमने बात कर ली, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉ मटेरियल की प्राइस फ्लक्चुएशंस कितनी है, आप कितना ज्यादा कंज्यूमर को पास कर पा रहे हो, कितना नहीं कर रहे हैं। अगेन उसके अलावा इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और ऑटोमेशन आप कितना कर रहे हो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनोवेशन के अंदर यहाँ पे मैंने सारी चीजें बता दी। न्यू प्रोडक्ट लाइन, ऑर्गेनिक, लाल सर्टिफाइड कितनी है, R&D उसकी हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह हुई है कि नहीं, एडजेसेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज कितनी एक्सपेंशन आप कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर है। ठीक है, लास्ट कंपटीशन, मार्केटिंग एमएनसीज जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है कि हमें जितना मार्जिन ज्यादा मिले, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर न्यू लोकल प्लेयर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कितना आप आ रहे हो और कितना आप इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस वॉच एंड डिस्काउंट ड्रिवन स्ट्रेटजीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप इतना डिस्काउंट देते हो कि ज्यादा सेल भी हो जाए लेकिन आपके मार्जिन बहुत ज्यादा हिट ना हो। ठीक है, सो ये थी सारी हमारी एनालिसिस। इसके बाद जो ये आप स्वॉट एनालिसिस खुद से भी पढ़ सकते हो, फॉर टाइम पर्पस इसको मैं नहीं कवर करा। जी, बैक टू यू फराज भाई, काफी डिटेल में इसको ऑलरेडी हमने कवर भी कर लिया। जबरदस्त अमान, हमेशा की तरह बहुत डिटेल में आपने वो सारा कुछ कवर किया है। मेरा बहुत सिंपल सा सवाल होता है, वो आपको पता है, सबको पता होता है कि पोर्टफोलियो में लॉन्ग रन के लिए मेरे पास कौन सी ऐसी कंपनीज होनी चाहिए जो भी आपने डिस्कस की है। अच्छा, इनमें से जो कंपनीज मुझे अच्छी लगती हैं वो कोलगेट मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मेरे पोर्टफोलियो में की सजेशन में भी थी। और लेकिन इसमें थोड़ा सा साथ साथ ये देखते जाइए, नेसेसिटी आइटम है, और नेसेसिटी आइटम जब हमारे सिक्लिकल चल रहे होते हैं तो सिक्लिकल सेक्टर ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म करता है। तो इस वजह से अभी आपको शायद नजर भी आ रहा होगा कोलगेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। यूनिलीवर इज सेकंड कंपनी जो मुझे इनमें से बहुत पसंद है। जिलेट पाकिस्तान भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन यूनिलीवर का सीन ये है कि ओवरऑल इसके फ्री फ्लोट बहुत कम है। तो अगेन जब आप बाइंग करने जाते हो तो उसमें फिर आपको वॉल्यूम नजर नहीं आता। तो इनमें से ये दो कंपनीज मुझे ज्यादा अच्छी लगती हम्म, चलें, बाइंग तो हो ही जाती है, फिर सेलिंग का मसला होता है है। उसमें बिल्कुल। ज़्यादा जो है इश्यूज आते हैं। चलें, कवर करते हैं हम ग्लोबल मार्केट्स को। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स पे आ जाते हैं। लास्ट टाइम जो डिस्कशन थी वो ये थी कि डॉलर नीचे आएगा, इंडेक्स नीचे आएगा, इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस बनेगी। और मज़े की बात, मुझे लग रहा है कि मैं ही इस स्क्रिप्ट का राइटर था और वैसे ही हुआ है अभी तक तो डाइवर्जेंस बन गई, और पहले मुझे लग रहा था ये डाइवर्जेंस बना देगा एंड देन बाउंस आएगा। अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोअर हाई बनाए, प्रोमिनेंट लोअर हाई बनाए, दोबारा फिर ये बेरिश हो जाए। इस डाइवर्जेंस को सिंक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। तो यहाँ से एकदम से रिवर्सल नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, लोअर हाई बनेगा, साइडवेज होगा, फिर देखेंगे कि क्या है। मोस्ट लाइकली ये बेरिश कंटिन्यूशन ही होगी इसके ऊपर। सो डॉलर इंडेक्स स्टिल हमारा सेम स्टांस, यहाँ से बाउंस आ सकता है। अगर हम डॉलर को ट्रेड कर रहे हैं तो हम यूरो यूएसडी पे जाएंगे, और यूरो यूएसडी की जो हमारी लास्ट वीक की ट्रेड थी हम उसको देखेंगे। वो क्या थी वो, जी, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट वीक यहाँ पे डाइवर्जेंस आ गई है, इसको ब्रेक होना चाहिए, सपोर्ट पे आए, बाउंस करे, और फिर सिंगल टॉप नहीं होता, डबल टॉप होगा, और फिर उसके बाद नीचे आएगा। अभी भी मेरा यही स्टांस है। अगर मैं इसको 4 आवर पे लेके जाऊँ ज़्यादा प्रोमिनेंट और क्लियर होगा। यहाँ पे सिंपल आपकी बेरिश डाइवर्जेंस बनी है हुई है, और उसके बाद ये अब आपका हाई लो ब्रेक हो रहा है। इसका ये मतलब है कि यहाँ कहीं तक आएगा। यहाँ पे आने के बाद आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आपकी सपोर्ट है जो बनी हुई, यहाँ पे ये कहीं लोअर लो बनाएगा एंड देन बाउंस करेगा। सही है, हम डॉलर में थोड़े से बुलिश हैं, डॉलर इंडेक्स में लोअर लो से लोअर हाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें हम बेरिश हैं।
यहाँ से कि ये ब्रेक हो तो ये नीचे आए और इस लोअर लो से लोअर हाई को प्ले करें। सो इस सपोर्ट पे आना चाहिए, यहाँ कहीं आए, यहाँ बाय करेंगे एंड देन फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से एक बाउंस आएगा और उसको प्ले करेंगे। सो ट्रेड प्लान ही होना चाहिए, फिलहाल इंतजार करें। 1.07 के करीब आता है, बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1.066 एंड देन एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 1.08 की तरफ जाएं, या अगर ये कंटिन्यूशन में चली जाती है तो 1.1 को भी जाके टेस्ट कर सकता है। सो सिंपल सा स्टांस है। हमारे डॉलर इंडेक्स के ऊपर या डॉलर के ऊपर फंडामेंटल कोई चेंज आया जो आप देख रहे हैं अपने उसके ऊपर, मॉडल के ऊपर? अच्छा, जो फंडामेंटल्स के अंदर ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था, वैसे मैं इसको ये देख रहा था कि हो सकता है ये यहाँ से रेजिस्टेंस अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ जाए। ये मेरी सजेशन भी थी कि इसके अंदर हम ये देखेंगे एफएमसी के अंदर जो हमारा एनालिसिस हुआ है वो कैसा होता है। ऑलरेडी जो एनालिसिस हुआ है तो हॉकिश स्टांस इतना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अंदर जो ओवरऑल जो पावेल ने बात की है वो सिर्फ ये बात की है कि जो हमारा इन्फ्लेशन पिछली दफा आया है तो हम उसको दो कैटेगरीज में अब देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं कि टैरिफ से रिलेटेड कितनी इन्फ्लेशन आ रही है, और एक जो हमारी अपनी जो जनरल इन्फ्लेशन होती है वो कितनी है। तो वो अब दो कैटेगरीज को देखने का मकसद क्या हो रहा है कि आगे जाके जो है जितने भी टैरिफ से रिलेटेड न्यूज होंगी वो उसके ऊपर कितना असर आएगा इन्फ्लेशन के ऊपर, वो अब सेपरेटली जज किया जाएगा। पावल ये कह रहा है कि हमारी जो इन्फ्लेशन है दैट इज गोइंग ए लिटिल बिट बेटर इन सिनेरियो, और जो हमारी टैरिफ से रिलेटेड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, सो उसकी बेस के ऊपर जो स्टांस बनता है फंडामेंटली वो वीक का बनता है कि डॉलर को नीचे आना चाहिए। लेकिन खैर अभी हो सकता है कि ये थोड़ा सा जिस तरह आप बता रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर आके अब जो वहां से सपोर्ट है कि फिर दोबारा नीचे आ जाए। वैसे फंडामेंटली देखा जाए डॉलर इज वीकर देन दी अदर करेंसीज। सही हो गया। तो इसका मतलब है हमारा जो डॉलर इंडेक्स है जो हम एक्सपेक्ट करें कि डाइवर्जेंस सिंक होने के बाद नीचे आए, वो फंडामेंटल्स के साथ अलाइन है। एंड देन हम जो यूरो यूएसडी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करेक्शंस के बाद दोबारा से बाउंस करे, तो वो भी इसका मतलब है फंडामेंटल्स के ऊपर ठीक है। आगे हम चलते हैं नैस 100 की तरफ। नैस 100 में हमारी ट्रेड प्लान इंटैक्ट है, जो हमने लास्ट वीक बताया था कि 19,700 या 800 को ब्रेक करेगा, हम बाय करेंगे विद द स्टॉप ऑफ ये जो डबल बॉटम टाइप की फॉर्मेशन थी 19,100। ये ट्रेड प्लान इसलिए इंटैक्ट है। जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आधा घंटा रह गया न्यूयॉर्क ओपनिंग में। मुझे लग रहा है कि ओपनिंग में एक बाउंस यहाँ से ज़रूर आएगा और फ्राइडे एंड तकरीबन 19,800 के करीब की कहीं की क्लोजिंग आनी चाहिए, अगर तो कोई नेगेटिव डेटा आई डोंट थिंक सो आज है कुछ। सो बाउंस एक्सपेक्ट करें यहाँ से, उम्मीद यही है, और 19,100 का एसएल होगा। इसके अलावा हम आ जाते हैं गोल्ड पे। और गोल्ड पे सिंपल हमारा लास्ट वीक का जो प्लान था कि यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस है ये बेयरिश डाइवर्जेंस, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे करेक्शन में बाय करें, क्योंकि कभी भी सिंगल टॉप की फॉर्मेशन नहीं होती। और उसी तरीके से अब इस दफ़ा भी हम यही वेट कर रहे हैं कि इसके ऊपर डाइवर्जेंस तो काफ़ी मेच्योर हुई हुई है, यहाँ पे बेयरिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, लेकिन ये बार बार अपने आप को साइडवेज करके डाइवर्जेंस को सिंक कर रहा है। सो राइट नाउ अगेन मैं यही इस दफ़ा का मेरा ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है कि अगर ये 30,000 और 3,019 को ब्रेक करता है तो मैं शॉर्ट जाऊंगा विद एसएल ऑफ जो भी लोअर हाई बनता है। राइट नाउ द लोअर हाई इज 3048, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 2978-80 के रीजन को आके टेस्ट करे। पहले मैं सेल स्टॉप की तरफ जाऊंगा और शॉर्ट की तरफ। अगर ये यहाँ पे आता है फिर यहाँ से मैं लॉन्ग करूंगा 2980 7880 से, और फिर एक दोबारा जो भी हाईएस्ट ने डिफाइन किया 3057 का, वहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे। सो ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है कि ये ब्रेक हो तो नीचे से शॉर्ट करते हैं, और यहाँ पे आए तो बाय करने की कोशिश करें। सो गोल्ड का ये हो गया। एंड देन हमारे पास बीटीसी यूएसडी बिटकॉइन की बात करें तो लास्ट वीक मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली मंथली चार्ट्स के ऊपर ये हायर लो है, और हमें स्टिल ये हायर लो इंटैक्ट ही नज़र आ रहा है। एक दो मंथ्स के की कंसोलिडेशन के बाद फिर ये यहाँ से अच्छी रैली कर सकता है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमें लॉन्ग करना चाहिए। और अगर मैं बीटीसी को 1 आवर के ऊपर देखूं तो इसके ऊपर ट्रेड प्लान सिंपल है। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आ रही है, उसको बार बार ये टेस्ट कर रहा है। सो इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे अगर हम बाय करते हैं इस ट्रेंड लाइन पे, और स्टॉप लॉस प्रीवियस हायर लो आपका होगा 81,000 का, और एक्सपेक्ट करें कि दोबारा जाके 86 और 87 को टेस्ट करे। सो इसका ट्रेड प्लान बहुत सिंपल है। बाय अराउंड 83,000, स्टॉप लॉस 81,000, फर्स्ट टीपी 85 होगी, सेकंड टीपी 87 की होगी। सो ये 1 आवर के ऊपर अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं बीटीसी को। एंड देन इथीरियम पे आ जाते हैं हम। इथीरियम पे
ये कंसोलिडेशन बॉक्स ब्रेक हुआ, वापस इस बॉक्स के अंदर है। अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेना चाह रहा है 1950 के करीब, उसका SL 1866 होगा और एक्सपेक्ट करें कि 2064 और उसके बाद 2141 के इजी टारगेट्स हो सकते हैं। इसके बाद एक और ऑल्ट है फ्लोकी USDT। ये भी कंसोलिडेशन बॉक्स पूरा इसका अच्छा सा बना हुआ है और इसने बॉक्स को ब्रेक किया। मैं ऑलरेडी स्ट्रेट में हूँ। ये यहाँ से प्रोमिनेंट ब्रेकआउट दे दे अगर 6530 के ऊपर, तो फिर एक्सपेक्ट करें कि ये फर्दर रैली करेगा टिल 0.72 और 75 और स्टॉप लॉस फिर आपका, अभी तो मैंने स्ट्रेट पे लॉन्ग हुआ हूँ 0.58 के SL से। सो अगर SL हिट होगा तो फिर देखेंगे, नीचे जाने देंगे। अगर यहाँ से ये कंसोलिडेशन बॉक्स को प्रोमिनेंट ब्रेकआउट देता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छी रैली है। सो ओवरऑल ये है ग्लोबल मार्केट्स का, मैंने बहुत तेज़ी से कवर किया। एक्चुअली एक इमरजेंसी कॉल आ रही है पीछे। अच्छा, अब हमारे उस पर चले जाते हैं। हमने आज पहले ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं ग्लोबल मार्केट्स को। अब हमने आज इस दफ़ा 100 इंडेक्स स्टॉक मार्केट के जो टॉप पिक्स थे उसको डिस्कस नहीं किया। मेरे ख्याल में अब उसको भी कर लेते हैं। आप चलें उतनी देर खोल लें, मैं उतनी देर पहले एक दो चीज़ों को मैं कवर कर लेता हूँ। नंबर वन, पहले जी तो जी हमने प्लीज। नैस्डैक के ऊपर ग्लोबली सजेशन मेरी ये थी कि आप लोग इसको देख सकते हो कि वी कैन मूव इनटू दिस मार्केट और इसके अंदर रैली आनी चाहिए, ठीक है। और काफ़ी हद तक जो एनालिस्ट इंटरनेशनल भी हैं वो भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रैली होनी चाहिए। अब USA बाकी कंट्रीज में उसमें तो रैली काफ़ी हद तक हमें नजर आ गई, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो जो हमें नजर आ रहा है, तो USA ने भी थोड़ी बहुत बात कर दी है कि हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी सी बेहतरी है। तो इसका मतलब ये है कि आगे सिर्फ 2 अप्रैल एक डेट आ रही है जिसके अंदर ट्रंप ने फाइनलाइज करना है कि हमने क्या टैरिफ लगाने, कितने लगाने हैं नहीं लगाने। वो एक दफा कंफर्मेशन हो जाए, उसके बाद आई थिंक क्लैरिटी हो जाएगी सबको, और आई थिंक उसके बाद USA के अंदर मार्केट में आपको कम से कम रह जाती है। और गोल्ड ऑलरेडी मैंने इस वीक के अंदर फंडामेंटली बताया हुआ था कि ऊपर ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग है। जो मेरी MR कॉल्स के अंदर जाती है वीडियो, वैसे मैं संडे वाले दिन उसको रिकॉर्ड करता हूँ डाटा को देख के, तो बुल्स एंड बियर्स में ज्यादा चीजें उसको कवर मैं नहीं कर पाता, लेकिन फ्रॉम फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल मेटल्स आर क्वाइट गुड। उनके अंदर काफी रैली की गुंजाइश है, तो आई थिंक वो जा सकते हैं, जिगजैग लेके जाएंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फंडामेंटली स्पीकिंग बहुत सही उनके अंदर बिल्कुल फंडामेंटल। ऐसे ही हमार गोल्ड सेकुलर बुल मार्केट में, और हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3167 3200 को जाके टेस्ट करे। हम लोग $1600 से अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग है और बड़ी अच्छी राइट लेते हुए आ रहे हैं। सो ये जो करेक्शन शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर आती हैं उनको निगल्स को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो ओवरऑल बुलिश स्टांस है। अगर किसी के अपने पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ भी है तो ये अभी गोल्ड का टॉप नहीं है, स्टिल आप इसको होल्ड रख सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम आ जाते हैं 100 टॉप पिक्स इस हफ्ते की जो होंगी उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले है SPEL। ये कॉल हमने पहले भी एक दफ़ा दी थी 37 के करीब, और हमारा TP जो था 54 था, वो जाके हिट हुआ था विद इन नो टाइम, विद इन अ वीक। राइट नाउ मुझे ऐसे SPEL दोबारा से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। एक डिसेंडिंग वेज की फॉर्मेशन थी, बड़े से रेंज में था, कंसोलिडेशन हुई, डिसेंडिंग वेज को ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अब ये बढ़ना शुरू हुआ है। 41.82 इसकी बाय बनती है। इजी टारगेट्स के 47 के हैं, 54 इसका सेकंड टारगेट हो सकता है। एक और चीज यहाँ पे ये देखिएगा, लास्ट टाइम जो इसने अपने हाईज डिफाइन किए थे 56 से और फिर लो तक आया था 31 तक, बहुत बुरे तरीके से नीचे आया था वो रिट्रेसमेंट 50% की। और लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने टॉप पे खरीदा होगा वो परेशान हो गए होंगे। सो ये जो 44 सेशंस थे उस टाइम, इस दफ़ा 51 सेशंस हैं, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट ये अपनी अपनी जो डिक्लाइनिंग ट्रेंडिंग या बेयरिश ट्रेंड के नंबर ऑफ कंसोलिडेशन वो डेज थे, सेशंस थे, वो कंप्लीट कर चुका है। और यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न नज़र आ रहा है उस कंसोलिडेशन का या उस डिक्लाइनिंग फेज का। सो अब राइट नाउ ये वो टाइम पूरा हो गया है, तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा एडवांसिंग फेज नज़र आए। सो स्टॉप लॉसेस का बड़ा डिफाइन है, इजीली 36.75 का रखा जा सकता है। हमारा SPEL ये आपकी आई थिंक हमेशा से फेवरेट कंपनी रही है, सिक्लिकल इन नेचर। राइट नाउ क्या लग रहा है आपको, जो रिसेंटली इसके क्वार्टर का रिजल्ट था, डिविडेंड भी अनाउंस किया, और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गोइंग फॉरवर्ड? हमारे पास कुछ ऐसा कैटलिस्ट है इसमें कि ये हमारे टारगेट्स को जाके इजीली हिट करा दे? ये बहुत इजीली जाके टारगेट्स को हिट करा देगा, क्योंकि ऑलरेडी जो इसका रिजल्ट आया है इस दफा बहुत बेहतरीन आया है। वैसे पिछले साल की निस्बत देखा जाए रेवेन्यू तकरीबन 30% इंक्रीज किया है। ग्रॉस प्रॉफिट के जो इसका मार्जिन है वो बेहतरीन है, 21% मार्जिन पे ये ऑपरेट कर रहा है। अर्निंग्स जो है इसकी पिछले साल की निस्बत 80% इंक्रीज की हैं।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखा जाए ईयरली इंक्रीज तो तकरीबन 62% का इंक्रीज है। अगेन 80% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर ईयरली भी देखा जाए तभी इंक्रीज नजर आ रहा है। ठीक ठाक हर क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर के हिसाब से, पिछले साल के क्वार्टर के हिसाब से, आपकी सेल्स के हिसाब से सारी जगहों पे इजाफा नजर आ रहा है। दूसरी जो कंपनी ऑलरेडी जो ये चीजें बेचती है वो प्रोडक्ट्स, मॉल्डेड प्रोडक्ट्स बेचती है, जिसमें आपको इसके जो क्लाइंट्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एफएमसीजी की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपकी यूनिलीवर हो गया, ये सारी कंपनीज इनको प्रोवाइड करते जो छोटी कंपनीज के प्लास्टिक से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है वो सारी यही कंपनी बेच रही होती है। बट टोबैको से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं वो हैं। फिर ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी जो गाड़ियां बनती है उसके अंदर प्लास्टिक जो यूज हो रहा होता है, इवन जो ग्रिल्स आपकी यूज होती हैं आगे, वो भी यही कंपनी स्पेल बना रही होती है। तो अगेन आप देख सकते हो कि जितने ऐसे सेक्टर्स जो सिक्लिकल इन नेचर है वो सारे के सारे इनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो जैसे वो ग्रो करेंगे जाहिर सी बात है ये भी ग्रो करेगा, और इसका ऑलरेडी रिजल्ट बेहतरीन है। तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए इसके अंदर। सही है। हमारी ये शरिया स्टॉक भी है, तो बहुत से व्यूवर्स जो हमें देख रहे होते हैं उनको हमें बताता है, तो चलो ये शरिया कंप्लायंस स्टॉक में आता है। इसके बाद जो सेकंड पिक है GCIL, गनी केमिकल्स। ये हमने पहले भी बहुत बेहतरीन कॉल दी थी और बहुत अच्छी राइड थी, 2 दफ़ा इसके ऊपर हम कॉल्स पे टीपीज हिट करा चुके हैं। ये थर्ड अटेम्प्ट है हमारी इसके ऊपर। यहाँ पे करंट प्राइस पे 20 के करीब कहीं बाय किया जा सकता है। ये हायर लो कहीं डिफाइन कर रहा है, और पिछला हायर लो जो है वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 18 के करीब का। और इजी टारगेट्स इसके ये हो सकते हैं कि ये सिंपल जो इसने टॉप डिफाइन किया 23 उसको जाके रीटेस्ट करे, और उस हो सकता है आगे जाके उसको ब्रेक भी कर दे। सो ये बड़ा इजी सा प्लान है। एक अच्छी ट्रेंड लाइन या को भी ड्रॉ करेंगे आप यहाँ पे, तो वो शो करेगा कि ये उसको उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सो ओवरऑल GCIL एक अच्छे बुलिश ट्रेंड में, हाई लो ब्रेक होगा तो फिर इसका ट्रेंड ब्रेक होगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। हमारा GCIL अभी आई थिंक अप्रैल में इसका डीमर्जर भी है, GCWL गनी कैम वर्ल्ड के नाम से डीमर्जर आ रहा है। सो क्या इम्पैक्ट हो सकता है इसका उस पे, और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फंडामेंटल ये एक अच्छी मूव है कंपनी की तरफ से। देखिए फंडामेंटली मर्जर एंड एक्विजिशन वाइज अगर देखा जाए तो मैं इतना बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज के हिसाब से कि कितना इससे फायदा होता है कि नहीं। मैं सिंपल बिजनेस को देखता हूँ कि यार बिजनेस वाइज जो है क्या इम्पैक्ट आ सकता है, और इम्पैक्ट जो है वो इस टाइम तो काफी बेहतर है। ठीक है, GCIL का स्टैंड लॉन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए 40% का इंक्रीज इनका रेवेन्यू का है, 40% इंक्रीज इन अर्निंग्स का है। पिछले साल की क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर इंक्रीज देखा जाए 80% का इजाफा है। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्रिगर आने वाला है, मैं उस पर भी डिस्कस करता हूँ। पहली बात यह है कि हटर केमिकल्स के नाम से इनका जो फिफ्थ ASU प्लांट जो इनका बन रहा है वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गैसेस, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोवाइडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनने जा रहा है। ठीक है, उसमें अब इनकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो तकरीबन 275 टन पर डे मेरे ख्याल से जाने वाले हैं। एग्रीमेंट एक इनका बहुत बड़ा हुआ है, दैट इज द मेन ट्रिगर। जो गैस सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट इनका होना था वो मारी के साथ हुआ है, OGDC कंपनी के साथ हुआ है, और ये एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमारा हर साल के अंदर तकरीबन 3.5 बिलियन रुपीस की सेल्स में इजाफा होगा। ठीक है, 3.5 बिलियन रुपीस का। अभी ये मैं बताता चलूं कि पिछले 6 महीने के अंदर जो इनकी सेल्स हुई है वो तकरीबन 4.3 बिलियन हुई है। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हर साल तकरीबन 30% या 40% का इजाफा इनके अंदर ये आने वाला है। ठीक है, एक और इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हम पहले ऑलरेडी इंपोर्ट बहुत ज्यादा इसको कर रहे थे। तो ये एक कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ी है कि हम इसको आगे जाके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे, इससे हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, तो वी कैन यूज डू दिस। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है इसके अंदर। रिसेंटली हमारे इन्होंने डिविडेंड भी दिया है, और मेरे ख्याल में पहली दफ़ा हिस्ट्री में इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। और सेकेंडली सो लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स अराउंड, मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा। सेकेंडली जो इसकी होल्डिंग कंपनी है GGL, वो भी आई थिंक जाहिर है जब ये परफॉर्म करना शुरू करेगा तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। चल चलें, ग्रेट। अच्छा, फिर इसके बाद है फ्लाइंग सीमेंट, और इसको हमने यहाँ पे एक दफ़ा इसकी कॉल दी थी 23-24 पे, और हमारा फर्स्ट टारगेट 31 का था जो इजीली जाके उसी 4 दिनों के अंदर हिट हो गया था। सो राइट नाउ ये
बुलिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन फेज में है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हिडन डाइवर्जेंस आ गई थी और उसके बाद ये एक अच्छी साइडवेज और बाउंस करता रहा। स्टिल इसका ट्रेड प्लान ऐसे होना चाहिए कि जो लास्ट इसका बी पॉइंट था यानी कि 30 रुपीज़, जब वो ब्रेक करे फिर राइड करने की इसको कोशिश करें। यहाँ कोई डाइवर्जेंस नहीं है, सो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं ये परफॉर्म करेगा। जो हमारी पिछली प्रोजेक्शंस इसके ऊपर बनी हुई हैं वो 42 के इसके टारगेट्स हैं, लेकिन कंडीशन इज 30। और ये जो एक और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 31.67 जो इसका ऑल टाइम हाई है, उसको ये ब्रेक करे और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे कर देगा। सो जैसे ये बाय स्टॉप ट्रिगर होता है 30 से ऊपर जाता है तो इसका स्टॉप लॉस भी 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। एंड देन हम जो इसके टारगेट्स रख रहे हैं वो 42 के रख रहे हैं, कोई रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट्स रखना चाह रहे हैं तो 34 फर्स्ट टीपी होगी, फिर 38 इसकी सेकेंड टीपी होगी। हमारा फ्लाइंग सीमेंट के ऊपर कुछ ब्रीफली डिफाइन कर दें आप, क्या कुछ लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगी रेजिस्टेंस को? अच्छा, ये 2-3 दफ़ा हमने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ है। ये टेक्निकली हमेशा से बहुत अच्छा प्ले करता आ रहा है। इसके अंदर एक ही कहानी चल रही है, जो कि इसका प्लांट की जो क्लिंगर की प्रोडक्शन है, वो ये इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं 9,000 टन्स पर डे के हिसाब से। अच्छा, ये सेल्स इनकी ओवरऑल जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं 33% ईयर ऑन ईयर, और ख़ास तौर पे जो पिछले क्वार्टर के निस्बत काफ़ी ज़्यादा इनका इंक्रीज़ नज़र आया है। अर्निंग्स इनकी लॉस में है, तो ये एक ज़हन में रखिएगा कि अर्निंग्स में अभी इजाफा नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके एक्सपेक्टेड है ये बेहतर हो सकता है। वैसे ओवरऑल अगर आप देखा जाए ग्रॉस मार्जिन इनके काफी कम है, इनको कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा पड़ रही है। इन्होंने मेंशन भी किया था कि हमारी एनुअल रिपोर्ट के अंदर कि बिजली की जो है ओवरऑल इनकी कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है इनको। सो ग्रॉस मार्जिन वाइज जो है ये बाकी बीएस के निस्बत थोड़ा सा कम है, और जो ओवरऑल तकरीबन 7.3% आप समझो मार्जिन इसका चल रहा है। ऑलरेडी जो है क्लिंगर की प्रोडक्शन इन्होंने वो स्टार्ट कर दी हुई है। मतलब ओवरऑल तो ऑपरेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इसकी कमेंसमेंट है वो सारी ओवरऑल हो चुकी हुई है। इन्होंने ये कहा था कि हम थर्ड क्वार्टर में इसको स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अब जो है जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अंदर उसके मुताबिक ये कह रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर तक हम इसको ऑलरेडी इसकी प्रोडक्शन वगैरह जो है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। सही हो गया हमारा। इसके बाद है सिस्टम्स, काफ़ी अरसे के बाद हम इसको कवर कर रहे हैं और इसका जो रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है उसके बारे में बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। सो वंस अगेन एक जो ट्रेंड था 402 से लेके 646 तक का, उसकी फिफ्थ पिवटल पॉइंट या 50% के रिट्रेसमेंट के ऊपर आके ये बाउंस करना शुरू हुआ है और ये जो डिसेंडिंग पैरेलल चैनल था उसको ब्रेक किया, एक अच्छा साइन है। मैंने इसकी कॉल 560 570 करीब दे चुका हूँ ऑलरेडी और आज ये तकरीबन हमारी फर्स्ट टीपी के करीब भी पहुंच गया था। सो ओवरऑल एक अच्छा वो है, स्टिल एक अच्छी बुलिश वो बनी हुई है इसके ऊपर। यहाँ पे कोई करंट प्राइस पे नीचे आए थोड़ा सा, बाय वन इज 565, यहाँ बाय करें और अगर इन केस करेक्शंस फर्दर आती हैं 538 वहाँ पे अटेम्प्ट करें। स्टॉप लॉस 509 का। इसका आसान से टारगेट आप जो ये रिसेंट हाइज लगे हैं 646 के 640 से 646 वो रखे जा सकते हैं। सो ओवरऑल ये एक बुलिश पैटर्न है और एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि फर्दर रैली करता हुआ नजर आएगा। हमारे रिसेंटली सिस्टम्स आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं पाकिस्तान के, सिस्टम्स का क्या रोल है उसमें और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फर्दर आगे? जी, सिस्टम्स ऑलरेडी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, और पिछले 10 सालों के अंदर इसने बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, बेहतरीन सेल्स का इजाफा किया है। कोविड के बाद से इसने बहुत बड़ा फायदा इसको पहुंचा था कि बहुत ज़्यादा आईटी की जितनी कंपनीज हैं उन्होंने कॉस्ट कटिंग की। कॉस्ट कटिंग करके जितने भी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं वो सारे पाकिस्तान इंडिया वाली साइड पे है, और खासतौर पर सिस्टम्स क्योंकि एक अच्छी कंपनी है जिसको अच्छी मैनेजमेंट भी है, उन्होंने काफ़ी इससे फायदा उठाया था। सेल्स वाइज इसमें इंक्रीज 31% इंक्रीज आया पिछले साल के निस्बत। नेट मार्जिन जो है वो तकरीबन इसका डिक्रीज किया 20% पिछले साल के निस्बत। उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो तकरीबन इनका इंक्रीज काफी हद तक इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू। अच्छा, जो इनका ओवरऑल जो अर्निंग्स होती है जितनी भी आईटी कंपनीज होती हैं, दोज आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन डॉलर, ठीक है। तो यूएसडी पीकेआर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और जैसे ही अगर आपकी यूएसडी पीकेआर के हिसाब से अगर आपका डॉलर जो है थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए तो इनके ना थोड़े से लॉसेस आते हैं एक्सचेंज गेन्स के हिसाब से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने आईटी सर्विस दी होती है जब तक इनको पेमेंट आनी होती है, तो अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाए तो इनके ऊपर प्रॉफिट्स भी काफी हद तक उस पर डिक्लाइन या इंक्रीज कर सकते हैं। तो जिस टाइम के ऊपर जब डॉलर पीकेआर बड़ी तेजी से शूट कर रहा था तो इनके मार्जिन बहुत ज्यादा शूट कर रहे थे, अच्छी अदर इनकम बहुत ज्यादा इंक्रीज की थी। लेकिन अब चूंकि पिछले एक साल के निस्बत यूएसडी पीकेआर थोड़ा सा फ्लैट रहा था,
तो उसके हिसाब से इनकी एक्सचेंज लॉसेस थोड़े से आए हैं। तो ये एक मेजर चीज है जिसकी वजह से अर्निंग्स थोड़ी सी डिक्लाइन की, लेकिन पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा आप देखें यूएसडी कर हल्का सा थोड़ा सा ऊपर भी गया, लेकिन ओवरऑल इनकी सेल्स में इंक्रीज आया, थोड़ा सा प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ा सा बेहतर आया, तो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, वैसे क्लाइंट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बहुत जबरदस्त हो गए हैं, 250 के अराउंड अबाउट इनके नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं, और जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं इनके, उससे इनको तकरीबन सेल आती है 33%। ठीक है, जो मेजर चीज आईटी की कंपनीज में देखा जाता है वो है कि 93% इनका कितनी रिकरिंग रेवेन्यू हो रहा है, यानी कि जितना क्लाइंट वापस इनको ऑर्डर दे रहा है तो वो रेट कितना है, तो 93% इनका रेवेन्यू रिकरिंग हो रहा है, विच इज टू गुड, और ये बहुत एक अच्छी चीज है फ्रॉम आईटी पर्सपेक्टिव। ठीक है, और एक चीज और है जो सिस्टम लिमिटेड बहुत अच्छा काम कर रही होती है, ये ओवरऑल डॉलर के अंदर ये सेल करती है, और जो कॉस्ट है वो इनकी लोकली पाकिस्तानी रुपये के अंदर है। ठीक है, तो सेल इनकी ओवरऑल 93% जो सेल्स की जो इनको पैसे आते हैं वो डॉलर्स के अंदर आते हैं, और सिर्फ 40% जो है वो कॉस्ट इनकी डॉलर के अंदर, 60% इनकी लोकल पाकिस्तानी रुपये के अंदर है। ठीक है, तो ये सारे इंसेंटिव यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनको सिस्टम के अंदर। चलें, ग्रेट अमार, टॉपिक्स मेरे ख्याल में हो गई हैं, और अब जो हमारा अगला सेशन होगा वो ईद के बाद ही होगा, 4th ऑफ अप्रैल को, आई थिंक। मैं देख लेता हूँ, 4th ऑफ अप्रैल को फ्राइडे को रिकॉर्ड करेंगे। सो जो नेक्स्ट वीक है वो 4 डेज का है, और उसके बाद, हाँ जी ऐसे ही है, सो नेक्स्ट वीक 4 डेज का होगा मोस्ट लाइकली, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट सेशन हमारा या जो एपिसोड आएगी वो 4th ऑफ अप्रैल को रिकॉर्ड होगी, एंड देन 5th को आएगी। सो आप लोग ख्याल रखिए अपना, और सेकेंडली आखिरी अशरा है, सब दुआएं करें बहुत ज़्यादा जी हमार। जी बिल्कुल, चलें, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए दुआ करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो गाजा में फिर दोबारा से मैंने सुना कि हो रहा है, देखा है न्यूज़ के अंदर, तो उनके लिए खासतौर पे दुआ करें, अल्लाह सब पे रहमत करे। दूसरी बात है कि एडवांस आप लोगों को ईद मुबारक, अगर हम नेक्स्ट वीक के अंदर नहीं कर रहे और उससे नेक्स्ट वीक में 4th को आएंगे वापस, तो सबको एडवांस ईद मुबारक भी ना, ख्याल रखें। दूसरा जो है, अगेन आपका रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाली है टेक्निकल एनालिसिस की, डू बिकम पार्ट ऑफ दिस ह्यूज कम्युनिटी। हम तो अपने एंड से एफर्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, फराज भी कर रहे हैं, डई भी कर रहे हैं, सरमाया कम्युनिटी हमारी टीम बैठ के सारा मेंटेन कर रही होती है, सब कर रहे हैं एफर्ट, तो आप लोग भी खुद भी थोड़ा बहुत साथ साथ एफर्ट किया करें। चलिए जी, थैंक यू सो मच, एंड मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, सरमाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।